हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रयास है जो हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 2.0 L2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। ये कह रहा है कि 2/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। मेरे बंधु, ये एक परिमेय संख्या, और आपको एक बात बता दूं, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, मैं पहले तो डायरेक्टली आपको मैं इसको टिक करना बताऊं। परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो होता है शांत, या शांत नहीं होता तो अशांत में आवर्ती होती है। अशांत में क्या होती है? आवर्ती जरूर होती है। हाँ जी, ये कह रहा है शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती कभी नहीं हो सकता, पूर्ण दशमलव नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इसका इन दो में से होगा। तो 2 में 7 का भाग दें बंधु, 7 का भाग दें, 7 का भाग 0, 0 उतार दिया, 0.7 दूनी 14, बच गया 6। 60 में 7 आटे 56, और 56 का फिर बच गया 4, 7 5 35, बच गया कितना? पुनरावृत्ति तो होगी, ये शांत तो नहीं होगा। 5 है, 7 7 49, 7 7 49। देखो पुनरावृत्ति जरूर होगी। 10 से 7 5 35, सॉरी 7 एकम 7, 7 एकम में 7, फिर बचा कितना? 3। अब बंधु पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी इसकी। 7 चौके 28, बच गया कितना? 2, 20 में। 7 दूनी 14, बच गया कितना? 6। अब पुनरावृत्ति हो ही गई मान लो। ये देखो 7 आटे 56 है, और 60 में से 56 घटाओगे आप तो 4 बचेगा। अब आप देख लो पुनरावृत्ति शुरू हो गई है। हाँ जी, 7 5 35, बच गया फिर 5, 7 7 49। मेरे बंधु रिपीटेशन 28 57 है, 14 28 57 है। ये रिपीटेशन शुरू हो गई है यहां से। 28 57 14, 28 57, अब 14 आ जाएगा। हाँ जी, 7 7 49, और फिर 1 बचेगा और 10 लो। ये इसका मतलब ये शांत तो नहीं है, अशांत में ये आवर्ती दशमलव है। राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, मतलब एक के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर नहीं पड़ता। पी ए और पी बी दे रखा है, तो पी न तो ए और न ही बी का मान क्या होगा? मतलब पी ए का मान आपको दे रखा है कितना? 0.2, तो पी ए नोट का मान कितना होगा बंधु? 0.8। और पी बी का मान दे रखा है 0.3, तो पी बी नोट मतलब बी घटित नहीं होगी, इसकी प्रायिकता है 0.7। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी साथ ही ए नोट एंड बी नोट का मान बताओ। बी बी नहीं, इसका मतलब होता है कि पी ए नोट ए बी घटित ना हो और बी बी घटित ना हो। और का मतलब गुणा होता है प्रोबेबिलिटी में। और बताओ बंधु, यहां पे ए नोट का मान 0.8 है और बी नोट का मान 0.7 है, तो ए बी नोट का मतलब आएगा 0.7 56, 0.56, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का 25 बटे कितना बोला है? 16 है। इसे दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी? धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 25/16 है। इससे पता लग गया कि प्रिंसिपल 16 है और एसआई कितना है? 25 है। ध्यान रखना, मूलधन का 25/16 गुणा है तो प्रिंसिपल आपके पास में 16 हो गया। ठीक है। हाँ जी, आपको पूछा है दर। दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। ओके, एक बात जरूर कह रखी है, दर प्रतिशत और समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है, तो आर बराबर हो जाएगा 100 गुणा साधारण ब्याज कितना? 25, मूलधन कितना? 16। टी की जगह मैं आर लिख दूं,
तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर है 100 गुणा 25 बटे 16, सबका वर्गमूल निकलता है 100 का 10, 25 का 5 और 16 का कितना 4, और ये 25 बटा 2 आ जाएगा, और 25 बटे 2 का मान आता है 12.5%। कितना आता है? 12.5% आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक घनमूल पूछ रहा है मेरे बंधु। ये कह रहा है कि घनमूल बताओ 17,576 का बट्टे 15,625 का इंटू वर्गमूल बताओ 625 का और 676 का। मेरे बंधु बताना, घनमूल का सीधा सीधा फंडा होता है लास्ट के 3 अंकों का जोड़ा बना लो, लास्ट के 3 अंकों का जोड़ा बना लो, और 6 किसी संख्या का घनमूल में, घन का अंक है इकाई का, तो घनमूल में इकाई का अंक 6 ही आता है। 2 पर 8, 8 पर 2, 3 पर 7 और 7 पर 3 होता है, बाकी 6 वाले में 6 ही आता है। 17 कौन सी संख्या के घन के नजदीक है? 1 के, 2 का तो ज्यादा हो जाता है, सॉरी 2 का तो कम पड़ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ही होगा, ठीक है। 3 तिया 9, 9 30 27, तो 26 हो गया इसका वर्ग घनमूल। तो यहां 3 अंकों का जोड़ा बना लिया 5 और 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 30 27, तो 2 यहां आ गया 25 इंटू 625 का वर्गमूल 25 होता है, और 676 का वर्गमूल कितना होता है? 26 का। 26 से 26 कट गया, 25 से 25 कट गया, अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 है, वर्ग का परिमाप 96 है, तो हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 24। 24 4 96 होता है। आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत की चौड़ाई 20 है, आयत की लंबाई हमें पता नहीं। आयत और वर्ग का परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप 96 है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 20 है। 2 का भाग लगाएंगे तो 48 बराबर है एल प्लस बी, 20 आ गया। बी का मान तो 20 आपको दे रखा है, तो बताओ बंधु एल का मान कितना आ गया? 28। एल का मान 28 आ गया, तो अब यहां से आपको क्या चाहिए? अब यहां से आपको चाहिए बंधु आयत का क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर होगा? जब ये 28 है तो आयत का एरिया कितना होगा? आयत का एरिया होगा 28 गुणा 20, 28 दूनी 56, 560, और 560 का दुगुना आपको करना है तो 1120 आपको मिल जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पता करना है आपको। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पता करना है तो बहुत सिंपल काम है, मीन दे रखा है बंधु, एफएक्स करना पड़ेगा। एफएक्स करना पड़ेगा तो ये 300 आएगा, ये आएगा 1000, ओके, और ये 29,2700, और ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको x मान लूं तो इसका ऊपर लिख दूं, मिक्स हो रहा है 40x, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये भी 1000। ओके बंधु, समेशन एफएक्स कितना आएगा? x बार बराबर होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एक्स बार का मान माध्य वितरण 29.5 दे रखा है, 29.5 बराबर समेशन एफ। तो ये 30 50 80 80 90 170, 170 और 20 कितना? 190, 190 प्लस एक्स हो गया, 190 प्लस एक्स हो गया, और ऊपर समेशन एफ एक्स से 1000 1000 2000, 2000 और 2000 4000, 4000 और 1000 कितना? 5000, 700 300 5000 हो गया। ठीक है, तो 3 और 2 5000, 5000 प्लस से 40x आ गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.5 का दशमलव हटा लेता हूं मैं, ताकि सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 295, 295 अपॉन 10 हो जाएगा, इज इक्वस टू हो जाएगा 5000 प्लस 40 से x बटे 190 प्लस से x हो जाएगा।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो x को तो सीधा गुणा करेंगे तो 295x आएगा, प्लस इसको गुणा करेंगे तो बंधु ये जीरो का तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। 19×5 = 95, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा 9। 19 को 9 से गुणा करेंगे 171 आएगा, 19×9 171 होता है, ठीक है। हाँ जी, तो 171 और 9 कितना 180, 180 का जीरो 18 कैरी फॉरवर्ड करेगा। 19×2 = 38, 38 और 48, 48 और 8 कितना हो गया 48 और 49 50 से 56, तो ये हो गया 56,050। ओके, 56,050 तो मेरे बंधु ये हो गया। बराबर में थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई, देखो 5,000 को आप 10 से गुणा करोगे तो 50,000 प्लस से 400x। ओके मेरे बंधु, बंधु बताओ यहाँ पे 56,050 में से 50,000 घटाएंगे तो 6,050 बचेगा, और 400 में से अपन घटाएंगे 295, तो 5 जोड़ते ही 300 होते हैं 105। 105 आपके पास में आ गया x। ओके, अब तो सोल्व हो गया होगा। 5 का भाग दे दो आप, ठीक है। हाँ जी, 5 का भाग 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0। हाँ जी, ये लो बंधु, इधर देखो ये 21 आ गया। ये कैलकुलेशन कट नहीं रही है, इसकी कैलकुलेशन नहीं कटने का रीजन क्या है? पहले तो वो सारे डेटा मिस हो गए ना काटने से, तो उनको ले आते हैं अपन। हाँ जी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए अपन को। एक मिनट एक मिनट, मिसिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए तो सुनना मेरी बात, एक बार तो वापस इसको चेक कर लेते हैं अपन। मेरे बंधु सुनना, यहां पे मैं लिख दूं ये fx है, पहले fx, तो fx कितना हो जाएगा 300, 5 दूनी 10 और 1,000 हो गया, 9 2700 हो गया। यहाँ x मान लो तो ये 40 प्लस, सॉरी 40 प्लस x नहीं, 40 गुणा x, 40x। ओके, और ये हो गया 1,000। बंधु समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ माध्य होता है, एक्स बार बराबर होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है। ये 29.5 है। ओके, बराबर में उधर दे रखा है समेशन एफ एक्स, ये हो गया 2700 और 300 3,000, 4,000 और एक 5,000, 5,000 प्लस 40x आ गया, 5,000 प्लस से 40x आ गया। ओके, अपॉन में नीचे सभी बारंबारताओं का योग लिखना है। सभी बारंबारताओं का योग बंधु देखना, ये 90, 140, 140 और 70 और 20 कितना 90, 190 हो गया। 190 प्लस कितना हो गया x, ये सभी बारंबारताओं का योग, तो 190 प्लस x हो गया 190 प्लस कितना x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यार इनको, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बंधु, तो 190 को 29.5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 29.5 इंटू 190 हो जाएगा, प्लस 29.5 x हो जाएगा, बराबर उधर 5,000 प्लस 40x हो जाएगा। अब देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी केयरफुली करना, हो सकता है क्वेश्चन में भी करेक्शन हो जाए। हाँ जी, लेकिन 29.5 को 90 से गुणा करेंगे तो ये 295 है, इसको आप 19 से गुणा कर लो, गया वो जीरो, तो 9 5 45, 9 9 81 और 4 85, 8 कैरी फॉरवर्ड करेगा, और 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है 26, ठीक है। हाँ जी, इंटू 5 9 और 2, ये आ गया 5 10 से 15 और एक 16, और ये 2 2 4 और एक कितना 5, 5605 शायद यही आया था, तो 5605, 5605 और पॉइंट हट गया एक जीरो से, प्लस 29.5x बराबर 5,000 प्लस 40x। ओके, अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लो बंधु, इधर उधर ट्रांसफर करेंगे
तो ये देखो क्या आएंगे, 5000 घटाओगे तो 605 ही बचेगा। कितना बचेगा? 605, क्योंकि 5605 है और ये 5000 है। ओके, 40 में से 29.5 घटाओ, 40 में से 29 घटाते हैं तो 11 बचता है, ये 10.5 बचेगा। कितना बचेगा? 10.5x बचेगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये देखो कैलकुलेशन ही गलत थी अपनी, 605 यहां तक सब कुछ सही था। इसको मैं लिख सकता हूं 105/10 गुणा x, और इसको 5 से गुणा करो आप। ठीक है, 6 से गुणा करोगे तो भी नहीं आएगा, मिसिंग बारंबारता। तो चलो देखो दोस्तों, कोई करेक्शन हो सकता है इसमें। हाँ जी, 5 का भाग दें, 5 का भाग दें, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 का भाग कितनी बार? 2 बार। ठीक है, हाँ जी। इधर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 1210 हो गया। 1210 बराबर आपके पास में कितना आ गया? 21x आ गया। अब मेरे बंधु x का मान निकालना है, तो ये 1210 बटे कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है, 21 आ गया, तो 21 का भाग इसमें किसी में जाता नहीं है। उक्त वितरण का माध्य भी अपन को दे रखा है, तो ये 21 5 105 होता है। ठीक बात है, 21 5 105 हो गया। 21 6 126 हो जाता है। 105 घटा लो आप इसमें से, तो ये 16 बच गया। 160, 160 में 21 का भाग तो नहीं जाता है, तो ये तो करेक्शन हो ही गया इसमें। तो बंधु इसको तो थोड़ा स्टार लगा देता हूं मैं क्वेश्चन को, तो इसमें थोड़ा करेक्शन है सिंपली। ठीक है, हाँ जी। तो 21 5 105 बच गया आपके पास में 16, 160 और आ गया। ठीक है, 21 7 147 होता है, 21 7 147 होता है। घटाएंगे अपन तो ये कितना बचेगा? 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 13। ये बंधु 57 आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई करेक्शन है, तो इसको डाउट है तो इसको बोनस दे देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला। एक विद्यालय में 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों का 45% प्राप्त हुआ, 20% अमान्य थे। यदि कुल वोट 14,500 थे तो अन्य प्रत्याशी के मान्य मतों की कितनी संख्या प्राप्त हुई? एक विद्यालय में 2 प्रत्याशियों के चुनाव में से एक प्रत्याशी को कुल वोट मान्य वोटों का 45% मिला, 20% अमान्य वोट थे, कुल वोट इतने थे। तो बिंदु सिंपल सा प्रश्न हो गया है। तो कुल वोट 14,500 थे। कितने थे? कुल वोट 14,500 थे। ठीक है, कुल वोटों में से ये कह रहा है कि एक प्रत्याशी 20% वोट अमान्य थे, 20% अमान्य थे। तो बंधु 80% तो मान्य थे ही नहीं, थे कि नहीं थे? 80% मान्य थे। अब कह रहा है एक प्रत्याशी को मान्य वोटों का 45% प्राप्त हुआ, तो अन्य प्रत्याशी को मान्य वोटों का कितनी संख्या प्राप्त हुई? एक प्रत्याशी को मान्य वोटों का 45%, तो दूसरे को कितना मिला? एक को 45% तो दूसरे को 55% मिला, और दूसरे को 55% मिला तो हम 55% मान निकाल देते हैं इसका। ठीक बात है, ओके। दूसरे को कितना मिला वो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 11 बार, 2 का भाग 4 बार। ओके, हाँ जी, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 20, 4 चौके 16 और 2 18, 4 और 1 5, इंटू क्या कर दो 11। लो 0, 11 8 88, 11 5 55 और 8 कितना हो गया? 63 हो गया। ठीक है, हाँ जी, 55 और 5 60 और ये 63, तो 6380 वोट दूसरे प्रत्याशी को मिले, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, x की घात 4 + 1 में क्या जोड़ें कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए? मेरे बंधु x + 1 से पूर्णतः विभाजित होना है, तो रिमाइंडर निकाल लो आप x बराबर -1 पर। x बराबर -1 पर इसका शेषफल क्या आएगा वो निकाल लो, और शेषफल आपको इशारा कर देता है। तो -1 की घात तो 4 1 ही होगी, +1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 2। 2 शेषफल पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या कहता है? पॉजिटिव शेषफल कहता है कि उसे घटा लो। पॉजिटिव रिमाइंडर कहता है, पॉजिटिव शेषफल का मतलब, पॉजिटिव शेषफल का मतलब होता है उसे घटाओ, उसे घटाओ, उसे घटाओ। लेकिन ये प्रश्न की भाषा अलग है। 2 को घटाओ, लेकिन ये कह रहा है क्या जोड़े? तो मेरे बंधु फिर -2 जोड़ो, इसे घटाओ या
या -2 जोड़ो, या -2 जोड़ो, बात एक ही है। उसे घटाओ या -2 जोड़ो, बात एक ही है। -2 जोड़ो, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका बताता हूं आपको। -2 इसमें जोड़ोगे, इसमें -2 जोड़ोगे तो मेरे बंधु इसका हाल क्या होगा? x की घात 4 प्लस 1 -2 जोड़ो आप, x की घात 4 -1 होगा। और इसमें x बराबर आप यहां से -1 रखोगे ना, x बराबर -1 रखोगे तो ये 1 -1 की घात 4 प्लस का 1 में से 1 घटेगा तो 0 से आ जाएगा, इसका मतलब पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ पे -2 राइट आंसर होगा। दो तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया है। 500 को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस प्रकार बांटा गया कि हिंदुस्तान के भाग का 2/5 में से 2/5 में 16 जोड़ने पर, तो मेरे बंधु हिंदुस्तान का भाग H मान लेता हूं, पाकिस्तान का भाग में P मान लेता हूं, और बांग्लादेश का भाग में क्या मान लेता हूं? B। ओके, तो देखना, ये कह रहा है कि 500 लोगों को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बांटना है कि हिंदुस्तान के भाग का 2/5 में 16 जोड़ने पर, तो हिंदुस्तान के भाग के 2/5 में 16 जोड़ने पर। ओके, फिर अगला कह रहा है पाकिस्तान के भाग में 3/4, पाकिस्तान के भाग का 3/4, 3/4 भाग पाकिस्तान के में 70 घटाने पर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्या बोल रहा है? अगला ये बोल रहा है कि बांग्लादेश के 3/5 में से, बांग्लादेश के 3/5 में से 3/5 बांग्लादेश के भाग में से 4 कम करने पर, कितना कम करने पर? 4 कम करने पर, बांग्लादेश के भाग में से 4 कम करने पर इनके हिस्से बराबर हो जाते हैं। इनके हिस्से मेरे बंधु बराबर हो जाते हैं, तो इनके बीच में चिन्ह किसका लगाना पड़ेगा? बराबर का लगाना पड़ेगा। अब हमें देखो क्या करना है, ये 2 घटाने पर है 70 और 4, तो ये बराबर हो जाते हैं। इन सबको मैं क्या मान लूं? के मान लूं। क्या मान लूं? 3 पद आपस में बराबर हैं तो तीनों को के बराबर मान लो, और तीनों को के बराबर माना तो हिंदुस्तान को इसके बराबर कर दिया मैंने, उस के बराबर कर दिया, तो हिंदुस्तान का भाग क्या आएगा? ये 16 उस के में से घटेगा, के में से 16 घटेगा, और ये 5 ऊपर जाएगा, और 2 कहाँ आएगा? नीचे। इन दोनों को बराबर करोगे बंधु, इन दोनों को बराबर करोगे तो आपके पास में पाकिस्तान का भाग आ जाएगा, पाकिस्तान की लोगों की संख्या। तो ये के में 70 जुड़ेगा, के में कितना जुड़ेगा? 70 जुड़ेगा, और ये 4 ऊपर गुणा में जाएगा और 3 नीचे भाग में आएगा। फिर लास्ट बांग्लादेश का हिस्सा चाहिए, तो के में 4 तो जुड़ेगा, ऊपर तो कितना चला जाएगा? 5, और नीचे कितना आ जाएगा? 3। ओके, अब इन तीनों के कुल हिस्सों का योग 500 है, तो तीनों के कुल हिस्सों का योग 500 है, तो मेरे बंधु एक बात बताओ, तीनों के कुल हिस्सों को जोड़ के 500 के बराबर कर दूं तो ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करते ले चलूं, ठीक है? तो ये हो गया 5 के -80, 5 के -80/2 प्लस ये 4 के प्लस से 280 कितना? 3 प्लस से ये हो गया 5 के प्लस 20, 5 के प्लस 20/3 बराबर कितना? ये आ गया आपके पास में कितना? 500। अब मेरे बंधु बताओ यहां से इनका लघुत्तम सबका कितना ले लूं? 3 3 और 2 है तो 6 ले लूं, ठीक है? लघुत्तम 6 ले लिया, 6 ले लिया, तो मेरे बंधु 2 का भाग 3 बार दिया, तो 3 5 15 के, कितना के? 15 के माइनस से 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24 240 प्लस 4 दूनी 8 के प्लस 560 प्लस 10 के प्लस 20 दूनी 40 बराबर कितना? 500। हाँ जी, 15 और 10 25, 25 और 8 कितना हो गया? 23 के, कितना के? 23 के। ओके, हाँ जी, ये बताओ मुझे यहां से कि मैं 560 में 40 जोड़ दूं, 600, 600 में से 240 घटेगा, तो ये हो जाएगा मेरे बंधु 260 बच जाएगा, सॉरी प्लस का 260, ये तो 15 के ही हिसाब, प्लस का कितना बच जाएगा? 260। ओके, ये 600 हो गया, 600 में से 240 घटा लो आप, 400 200 360 हो गया, सॉरी 360, 360 और ये 400 500 600 बट्टे कितना? 6 बराबर कितना? 500। हाँ जी, लो बताओ बंधु यहां से ये हो गया 23 के 10 और 8 18, 18 और 15 30 33 हो गया यार, कैसे 23 हो गया? 18 और 5 से 23,
8 और 5 23, 23 और 10 33 के, 33 के। ओके, बताओ बंधु यहां से कि ये 6 पंजो कितना 30, 3000 में से 360 घटा लेता हूं मैं, ठीक है। तो 33 के बराबर 3000 में से 300 घटाओगे 2700, 2700 में से 2600 कितना 40, 2640। तो ये 6 4 10 और 2 12 और 11 का भाग भी जाता होगा, 11 दूनी 22 बिल्कुल जाता है। 11 का भाग 3 बार, 11 दूनी 22 बच के 4, 11 4 44, 3 का भाग 8 बार 80। मेरे बंधु 2 प्रश्न इसमें लेंथ ही आ गए हैं आज, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन वाला है। 80 के का मान 80 आ गया तो हिंदुस्तान का भाग ज्ञात करना है। मेरे बंधु हिंदुस्तान का भाग कितना था, के का मान तो आ गया, हिंदुस्तान का भाग था 5/2 इंटू के का मान कितना आ गया 80 माइनस कितना 16, ठीक है। हाँ जी, 5/2 गुणा 80 माइनस 16, 80 में से 16 घटाएंगे तो 5/2 गुणा 64 बच जाएगा, 64 बच जाएगा, ठीक है। 64 में 2 का भाग लगाएंगे 32 और 30 5 150 और 160 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक बात है। इस प्रकार से तीनों को आपस में बराबर किया के और उस के का मान अपन ने निकाला, उस के बराबर किया और तीनों के मान निकाल लिए और मान निकाल कर उनको योग करके 500 के बराबर कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला है कि त्रिभुज एबीसी दिया है आपको। एक तो त्रिभुज दिया है एबीसी, ओके, हाँ जी, त्रिभुज एबीसी दिया है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में दिया है एक त्रिभुज पी क्यू आर। क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें कहा है कि कोण ए बराबर कोण पी है, कोण ए बराबर कोण पी है। ए बराबर क्या दे दिया, कोण पी दे दिया, चलो ठीक है। कोण सी बराबर आर दे दिया, कोण सी के बराबर क्या दे दिया, कोण आर भी दे दिया। अब कह रहा है दो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज, मेरे बंधु त्रिभुज एबीसी, अगला बोला है एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। एबीसी एबीसी सर्वांगसम होगा पी क्यू आर के, ये सर्वांगसम होंगे दोनों त्रिभुज। तब भी जबकि जबकि क्या होगा मेरे बंधु, एक बात बताना मुझे कि AC बराबर पी क्यू हो जाए, AC बराबर पी क्यू हो जाए। एक तो ये रही AC और ये रही पी क्यू। AC बराबर पी क्यू कैसे हो जाए भाई, ये सर्वांग क्षमता कोई नियम नहीं लगता यहाँ पे। दो कोण और उनके बीच की भुजा तो यहाँ पे लॉजिक लग नहीं रहा है, इसका मतलब पहला कथन तो गलत है यहाँ पे। AC बराबर पी क्यू तो कैसे हो जाए साहब, ठीक है, नहीं होगा। अपन ये कह सकते हैं कि AC, ये AC और पी क्यू नहीं पी आर हो सकता है, ये तो गया। AB बराबर क्यू आर हो सकता है क्या, AB बराबर क्यू आर नहीं हो सकता। AB बराबर पी क्यू हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। फिर अगला कह रहा है AB बराबर पी आर हो सकता है क्या, AB बराबर पी आर, ये भी नहीं हो सकता। AC बराबर पी आर हो सकता है क्या, AC बराबर पी आर, बिल्कुल AC ये रही और पी आर ये रही, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, इस समीकरण के मूल क्या होंगे। देखो बंधु, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का रूट अपॉन में 2a होता है। ये ऑप्शन में किसी में भी है नहीं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहां पे चिन्ह चेंज है, इसका मतलब पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। और माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, ये भी नहीं हो सकता। तो या तो सी होगा या डी होगा। बंधु इसका सी उत्तर होगा, क्योंकि इसको संयुग्मी से गुणा कर दो और संयुग्मी से गुणा करेंगे, सॉरी उल्टे चिन्ह से, तो नीचे तो अपन गुणा करेंगे माइनस बी, प्लस माइनस है तो हम माइनस प्लस वाले से गुणा करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ऊपर भी माइनस बी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। लो भाई बंधु बताना, ऊपर देखना आप a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। माइनस बी को तो आप x मानो और इससे के अंडररूट को y मानो, तो एक बार प्लस है तो उधर माइनस है और इधर माइनस है तो उधर प्लस है, तो माइनस के b का स्क्वायर, माइनस के b का स्क्वायर माइनस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस है 4ac का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। तो नीचे क्या बनेगा, ये बनेगा 2a इंटू माइनस बी माइनस प्लस अंडररूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये ऊपर देखो माना जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है।
अंडर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, लेकिन प्लस का 4ac आएगा क्योंकि बाहर कोष्टक के क्या है माइनस का। हाँ जी, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कट गया, ये नीचे 2a आ गया और ब्रैकेट में माइनस बी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके हाँ जी, बताओ बंधु, ये 2 से 2 कटेगा 2 बार, a से a कटेगा तो ऊपर 2c आएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर 2c आएगा और नीचे आएगा माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सीधा याद रख लेना, अब एग्जाम टाइम में अंतिम चरण में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2c ऊपर आ जाएगा, प्लस माइनस बोल चाहे माइनस प्लस बोल कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। अगला, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। हाँ जी, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 2/2 गुना हो जाएगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है, 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 का मतलब होता है 5/2। ओके हाँ जी, कह रहा है कि मेरी तो एक कोई फादर होगा, तो फादर की आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, पिता की वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुनी है। ओके, तो 3 अनुपात कितना 1। 5 वर्ष बाद, आज से कितने वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, तो मेरी मतलब फादर की आयु अपने सन की आयु बेटे की आयु से 5/2 गुनी हो जाएगी, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 5/2 गुनी हो जाएगी, 5/2 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु से। मेरे बंधु बताना, पुत्र की 2 मान लो और फादर की कितनी 5, फादर की कितनी मान लो 5, तो बताओ 5 वर्ष बाद में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना आएगा, 5 अनुपात कितना 2। अब मुझे एक बात बताओ कि फादर और सन की आयु के जो रेशियोज दे रखे हैं, पहले 3 अनुपात 1 का था और अब 5 अनुपात कितने का 2 का। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप इक्वल डिस्टेंस रेशियो लगा दो, इधर 2 बढ़ रहा है इधर 1 बढ़ रहा है, तो नीचे वाले के अंतर 3 से ऊपर गुणा और ऊपर वाले के अंतर 2 से नीचे गुणा। आपको फादर और सन की आयु के नए डेटा मिल जाएंगे। 9:3 का पहले था वर्तमान में, और बाद में कितना हो जाएगा 10 अनुपात कितने का 4 का। तो 1-1 बढ़ रहा है, तो 1-1 बढ़ रहा है, तो यही 1 किसके बराबर कर दो आप 5 के, 1 5 के बराबर, तो 9 पंजियों कितना हो जाएगा 45। तो ये कह रहा है मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो 9 इस 3 वाला ही आंकड़ा है तो 45 हो जाएगी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, बाप की वर्तमान आयु मान लो कितनी 3x और बेटे की कितनी मान लो x से, तो 3x प्लस 5/x+5 बराबर 5/2 करके यहां से भी आप क्या निकाल सकते हो x निकाल सकते हो, और x निकाल के फिर क्या निकाल देना 3x निकाल देना आप, तो ठीक है आंसर आ जाएगा आपके पास में। ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकलन चित्र में O वर्त का केंद्र है। मेरे बंधु O वर्त का केंद्र है, ये कोई वर्त है जिसका सेंटर क्या है O है, और इसमें एक समांतर चतुर्भुज ABCO दे रखा है। एक समांतर चतुर्भुज की सी बात कर रखी है इसने, ये वीडियो मेंस में आया था ABCO। ABCO एक समांतर चतुर्भुज है। बंधु अपन को यह पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर, और हम ये भी जानते हैं कि इसको हम कोई जीवा मान ले, ये कोई जीवा है तो इसको केंद्र पर कोण थीटा बन रहा है, तो इसका परिधि पर कोण क्या बनेगा θ/2 बनेगा। अब हमें यह भी पता है कि ये इसको मैं ABCD मान लूं, तो ये यहाँ पे ABCD कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। तो एक थीटा है तो दूसरा ऊपर θ/2 है, बराबर 180 कर दिया मैंने। तो बताओ बंधु 3θ/2 बराबर 180 डिग्री, 180 में 3 का भाग लगाइए 60 डिग्री, और थीटा बराबर 60 का डबल कितना होता है 120 डिग्री। तो राइट आंसर यहां से कौन सा आएगा, बी ऑप्शन 120 डिग्री आ जाएगा। ओके, कौन से कोण का मान, ABC का मान, इस कोण का मान ही पूछा है, तो ये थीटा ही माना है हमने, थीटा बराबर 120 डिग्री। नेक्स्ट अगला, समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या है। अद्वितीय हल के लिए A1/A2 2/3 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, k/-5 के। ठीक है हाँ जी, तो अपन कहेंगे माइनस का 10/3 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, k के। तो ये अद्वितीय हल के लिए k नॉट इक्वल्स टू माइनस का 10 बटा कितना होगा 3। नेक्स्ट इसका घनमूल पूछा है बंधु 4745520000।
इसका अगर घनमूल पूछा है तो 3 जीरो का तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा। ओके, हाँ जी, 3 अंकों का जोड़ा बना लो आप, 2 है तो घनमूल में इकाई का अंक 8 आएगा। ओके, तो ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में, ये कौन सी संख्या के घन के नजदीक है बताओ। ये 10 का घन तो 1000 होता है, थोड़ी 8 का घन 512 होता है, 7 का घन 343 होता है, और 6 का घन 216 ही होता है। 7 का घन 343 होता है, 8 का 512 होता है, तो 7 ही सही है, 8 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 780 ए ऑप्शन इसका घनमूल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर है बंधु, इनके लिए एक लॉजिक लगता है कि ये ए होता है तो वो √2a होता है, कितना होता है ए, ये होता है ए और ये भी ए, तो ये √2a होता है, √2 गुणा होता है भुजा, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर 2a² का वर्गमूल कितना होता है समद्विबाहु समकोण। अगर मैं पूरे के पूरे समीकरण को इसको √2 से गुणा कर दूं तो ये √2a होगा, तो ये √2a होगा, और वो भी √2 से क्या होगा गुणा। अब परिमाप क्या होगा, √2a प्लस √2a प्लस से ये हो जाएगा 2a बराबर आपके पास में परिमाप, √2 गुणा √2 क्या होता है 2a मेरे बंधु। अब इस परिमाप को बराबर कर दो 16 √2 प्लस 16 के, ठीक है, हाँ जी, ये लॉजिकली देखो कैसा बन जाएगा 2 √2a प्लस से 2a बराबर 16 √2 प्लस 16। मुझे बताओ a का मान तुलना से क्या आएगा, a का मान मैं यहां से तुलना करूं, यहां से तुलना करूं तो a बराबर कितना आ रहा है मेरे पास में 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8, तो यहां से तुलना करोगे तो भी a बराबर 8 आएगा। a बराबर 8 आएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का, ये a बराबर 8 है तो ये 8 √2 गुणा 8 हो जाएगा, √2 गुणा 8 हो जाएगा, ये भी 8 √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a होता है ना 2a का मतलब 8 दूनी कितना 16। अब बताओ बंधु इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा 8 × 64 हो जाएगा, √2 गुणा √2 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपके पास में 64 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसमें क्या होता है कि एक्स वाई और पी के तीनों के मान वेरीफाई करवाने पड़ेंगे आपको। तो बंधु x बराबर मैं 1 मान लूं और y बराबर 1 मान लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन y बराबर 2 मान लूंगा तो p का मान ही सही आ जाएगा, p का मान वहां आगे दिक्कत नहीं करेगा। x का मान 1 माना और y का मान 2, तो 4 दूनी कितना 8, और 2 + 1 कितना 3, ये लो p का मान आ गया। तो 8/3 प्लस से 2x2 बटे 8/3 माइनस 2, फिर बीच में चिन्ह प्लस का है, 8/3 प्लस का 4 बटे 8/3 माइनस का कितना 4, वैल्यू रख दी वहां पे, 3 दूनी 6 8 6 14 बट्टे 3, इसमें भी बटा 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 8 में से 6 घटाओगे 2 प्लस का, बीच में प्लस का चिन्ह है, 8 3 चौके 12 12 और 8 कितना 20/3 कट जाएगा, 3 चौके 12 तो माइनस का कितना 4, ठीक है, 3 चौके 12 तो माइनस का 4। ओके, ये बताओ 7 तो प्लस का और प्लस का ये कितना आ गया -5, 7 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है 2, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पी का मान रखोगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, अक्सर वाई के एक एक रखोगे तो ये बंधु 0 आ जाएगा वहां पे नीचे। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कर्ण 12 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वापस वैसा सही प्रश्न आ गया। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 12 है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये ए है ये ए है, तो मेरे बंधु ये क्या होगी √2a होगी, कितनी होगी √2a। तो मेरे बंधु यहां से a बराबर कितनी आएगी 12/√2 आएगी, 12/√2 आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, a का मान, तो अपन को इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते हैं, क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार, आधार 12/√2 और ऊंचाई भी 12/√2। ले भाई बता, ये 12 × 12 144 और ये 2 दूनी कितना 4, 4 × 3 12 और बच गया 2, 4 × 6 24 से
तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रकार से एक घातांक करने का प्रश्न है। तो 5 की घात तो 1 है स्टार्टिंग में, फिर 5 की घात 1/2 मानी जाएगी, फिर 5 की घात कितनी है, 3 है, और भाग में है मेरे बंधु कितना, 5 की घात -3/2। ओके, और बराबर में उधर 5 की घात a प्लस कितनी है, 2। लो बंधु, घात ऊपर जाएगी तो चिन्ह चेंज करेगी। 5 की घात 1, 5 की घात 1/2, 5 की घात 3 और 5 की घात प्लस की 3/2 बराबर 5 की घात a प्लस 2 है। ठीक है, लो बताओ, ये 5 की घातें 1 प्लस से 1/2 प्लस से 3 प्लस से 3/2, ये घातें जुड़ गई, बराबर 5 की घात a प्लस 2। ले बता, ये कितना हो गया, 4, तो 5 की घात 4 प्लस 3/2 1.5 होता है, 1.5 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2, या 2 लघुत्तम ले लो, 3 और 1 4 में 2 का भाग 2 बराबर 5 की घात a प्लस कितना, 2। तो ये आ गया 6 बराबर a प्लस 2, आधार समान तो घात समान, 6 बराबर a प्लस 2। तो बताओ a का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे बंधु, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वर्त भी जुड़ता है और ये भाग भी इसमें काउंट होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। मेरे बंधु, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। 7 से 7 कट गया, 3 गुणा 22 7 154, ये 4 × 3 12, 5 × 3 15 और 2 15 और 1 16। ठीक है, 4 × 3 12, 15 और 1 16 और 3 और 1 4, 462 राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्यंजक का एक गुणनखंड क्या है। मेरे बंधु, इसको अंदर गुणा कर दूं 2 को, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab प्लस का 2ac माइनस का 2bc, माइनस का 2 अंदर गुणा होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ओके, और प्लस का 2c कॉमन ले लिया, तो वो भी a माइनस बी हो गया। a माइनस बी को दोनों जगह से कॉमन ले लूं, तो एक तो a माइनस बी प्लस क्या बच गया, 2c, तो a माइनस बी प्लस का 2c, a माइनस बी प्लस का 2c कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक घन एवं उसके अंतर पूर्णतः फिट होने वाले गोले के आयतनों का अनुपात, घन के अंतर्गत पूर्णतः फिट होगा, किसी घन के अंतर्गत पूर्णतः फिट होने वाले गोले के आयतनों का अनुपात। मेरे बंधु, किसी घन की भुजा हम क्या मान लेते हैं, a, घन की प्रत्येक भुजा हम एक a मान लें, तो घन का आयतन तो होगा a³, लेकिन इसके अंतर्गत पूर्णतः फिट होने वाला कोई गोला होगा, इस घन के अंतर्गत पूर्णतः फिट होने वाला कोई गोला होगा, तो उस गोले का जो व्यास होगा वो घन की भुजा होगी, और गोले की जो त्रिज्या होगी वो घन की भुजा की क्या होगी, आधी। ठीक है, हाँ जी, तो बताओ बंधु, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ r³ बोले तो a³/2 की क्यूब कितनी, 8, a³ से a³ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक बात है, पाई को हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 बराबर, हाँ जी, ये होगा 4 का भाग 2 बार पाई/6 से, और 6 से गुणा करोगे तो 6:पाई, और 6:पाई कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न देखो बंधु, ये देखो दोनों के घात 1/r लगी हुई है। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, ऊपर नीचे दोनों की सामूहिक घात 1/r मान लूं, 1 कितनी r, ये 1/r दोनों की मान लूं। अब इस 9 को मैं 3 की घात 2 मान लूं, तो 3 की घात 2, तो 2 अंदर गुणा होगी, तो 2r प्लस हाफ बनेगा, 2r प्लस हाफ बनेगा, इनटू इस अंदर वाले 3 की घात 1/2 है, तो 3 की घात तो 1/2 हो गई, और फिर उस अंदर वाले 3 की घात -r थी, लेकिन वो -r/2 समझी जाएगी अपॉन में, अपॉन में ये तो 3 की घात 1 ही होगी। ओके, इनटू, मुझे एक बात बताना, 3 की घात 1 ही होगी, और ये 3 की घात -r/ कितनी, 2 बराबर m है, तो m का मान पूछा है। मेरे बंधु इधर देखना, ये -r/2 से ये तो कट गई, और ये एक घात है, ये आधी घात और ये आधी कट जाएगी तो 1 हो जाएगी। 3 की घात 2r के ऊपर लगा हुआ है 1/r
बराबर हमें m का मान पूछा है, r से r कट जाएगा, 3 की घात 2 ही m का मान है, वो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर 12 हो तो बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होगा। बंधु अपन जानते हैं z बराबर होता है 3m माइनस 2x बार, और हम ये जानते हैं z माइनस एम ले लूंगा तो इधर 2m बचेगा, 2 कॉमन ले लूंगा तो m माइनस एक्स बार होगा। ये अगला खुद कह रहा है कि माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, तो 2 गुणा माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर तो कितना होगा, 12 दूनी कितना होगा, 24 होगा, और ये 24 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 12.5% और 10% की दो क्रमागत छूट देने पर एक फ्लैट 6300 रुपए में बेची गई तो फ्लैट का अंकित मूल्य क्या होगा। 12.5% की छूट दे दी, 12.5% का मतलब होता है 1/8 छोड़ दिया, ठीक है। हाँ जी, 10% का मतलब होता है 1/10 छोड़ दिया, ठीक है। हाँ जी, तो अंकित मूल्य x मान लेता हूं, उस पर पहले 8 पर 1 छोड़ा तो लिया कितना 7 और छपा हुआ कितना था 8, फिर 10 पर 1 छोड़ा तो 9 और छपा हुआ कितना था 10, बराबर कितना है 6300। 6300 में 9 7 63 है, पूरा पूरा 100 बार है, और ये हो गया x बराबर है 8000 रुपए आ गया, कितना आ गया 8000 रुपए, कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथन को दर्शाता है कि एक संख्या का 10 गुणा और 16 का योग उस संख्या के 4/5 से बड़ा है। एक संख्या के 10 गुणा और 16 का योग, तो एक संख्या मान लेता हूं हमारे पास में है कितनी x, उसके 10 गुणा मतलब 10x, किसी संख्या के 10 गुणा, एक संख्या के 10 गुणा और 16 का योग, 10 गुणा और 16 का जोड़ उस संख्या के 4/5 से बड़ा है, तो 4/5 उस संख्या के से बड़ा है, तो 10x प्लस 16 बड़ा होगा 4/5 गुणा वह संख्या, चौथे ऑप्शन में पड़ा है। एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है, इसके विभिन्न व्यवसायों में निम्नलिखित पाई चार्ट दिखाया गया है। नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसायों के बराबर होगा, मान नहीं निकालना है। नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग, नौकरी और परिवहन में, नौकरी में 120 डिग्री दिखा रखा है और परिवहन में कितना है 24 डिग्री। मेरे बंधु ये टोटल कितना आ जाएगा, नौकरी और परिवहन का टोटल, नौकरी और परिवहन का टोटल आएगा 144 डिग्री। ये 144 डिग्री कौन कौन दिखाते हैं, कृषि में 108 है और परिवहन में 100 सिर्फ 24 है। ये तो कितना होगा 108 और 24 और 8 32 होता है, 132 मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा। व्यापार में कितना है 36 और उद्योग में कितना है 72, ये भी 108 होता है, ये भी हमें नहीं चाहिए। उद्योग में 72 है और कृषि में कितना है 108 है, 72 और 108 कितना होता है 180 होता है, ये भी नहीं चाहिए, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कृषि में 108 है और व्यापार में कितना है 36 है, 36 और 108 कितना होता है 144 होता है, तो वैल्यू निकाल के देख लेना चाहिए, सी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। हाँ देखिएगा बंधु, 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने गुना हो जाता है, हाँ जी, और घात कितनी, चक्रवर्ती ब्याज है तो आरटी, 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 45 वर्षों में किस ब्याज दर से, इसी ब्याज दर से कितने गुना हो जाएगा, तो 45 वर्षों में, उल्टा पूछा है कितने गुना हो जाएगा। ओके मेरे बंधु, समान आधार की घात लिखनी होती है, तो इधर आधार 2 की घात 1 मान लूं और इधर आधार 2 की घात k मान लूं, इधर घात 1 है और इधर k है, इनको वज्र गुणा कर देंगे अपन, और वज्र गुणा करेंगे तो बंधु ये आएगा 15k बराबर 45, और k का मान कितना आएगा 3 आएगा, और k का मान 3 आएगा तो x का मान कितना आएगा, 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, इस संख्या का मान क्या होगा। मेरे बंधु ऊपर तो 19 पड़ा रहने दो, ठीक है, नीचे 2 की घात अपन 6 ले लेते हैं, फिर 5 की घात भी 6 है, लेकिन इस 2 की घात 2 को तो अलग से रखना पड़ेगा। मेरे बंधु ये हो जाएगा 19 से बटे 2, 5 दूनी कितना 10, 10 की घात तो 6, ओके, इंटू 2 की घात 2 कितना होता है 4, इस 4 का भाग तो दे दो 19 में, 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16,
पॉइंट, 3 बच गया, ठीक है। हाँ जी, तो बताओ 4 पॉइंट, ठीक है। और ये 4 चौके 16, 17, 18, 19, 3, 4 7 28, फिर बच गया कितना 2, और 4 पंजो 20। ये 4.75 आ गया, बट्टे में 10 की घात 6 है, मतलब 6 अंक किसके का पॉइंट है। तो 5 और 7 काउंटिंग में नहीं आएंगे, ये 4 सॉरी पॉइंट 6 अंक किसके का, 1 अंक किसके गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तो जीरो आएंगे, फिर 475, 3 जीरो नहीं चलेंगे, 4 जीरो भी नहीं चलेंगे, ये चलेगा डी। ये कितना है, मैं 1 2 3 4 5 जीरो, 4 ही जीरो आएंगे, तो ये तो कैंसिल आउट, सॉरी गलत कर दिया कि मैंने, 6, 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 जीरो और लेना पड़ेगा, सॉरी 1 जीरो और लेना पड़ेगा, 1 जीरो और लो आप, और ये अब पॉइंट लगाओ, क्योंकि 6 अंक चाहिए, 1 और 5 जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और 475, ये 19 वाला, सॉरी 19 तो कैसे आएगा, 19 नहीं होना चाहिए, जीरोज की संख्या सेम होने से क्या हुआ, तो 475 आएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, तो 130 डिग्री के परिपूरक कोण का कोटिपूरक कोण कितना होगा। 130 डिग्री का परिपूरक सप्लीमेंट्री कोण, 130 का परिपूरक होता है 50 डिग्री, क्योंकि इनका योग 180 होता है, और इसका कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोणों का योग 90 होता है, तो 50 का कोटिपूरक कितना होगा, 40 डिग्री होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है, सी ऑप्शन में पड़ा है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये मैंने मैथ्स के L2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया। एक क्वेश्चन आपके वो जो माध्य वाला है उसको देखूंगा, हो सकता है बाई मिस्टेक मेरे से कोई गलती हो गई होगी उसकी कैलकुलेशन में, तो आप उसको सोल्व कर लेना, और अगर उसमें कोई करेक्शन है तो आपको बोनस मिल जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। 111 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो 111 का क्या प्रश्न है, केपलर के तृतीय नियमानुसार किसी ग्रह का परिक्रमण बल नहीं है, ये क्या है, परिक्रमण काल किसके समानुपाती होता है, ये दे रखा है। आपको पता है केपलर का तृतीय नियम क्या होता है, उसका आवर्त परिक्रमण काल उसके बीच की दूरी के क्यूब के क्या होती है, समानुपाती होती है। वर्ग है ये, देखो आपसे क्या पूछा है, परिक्रमण काल टी का पूछा है, तो टी का किसके हो जाएगा, ये इधर क्या बट्टे में आ जाएगा, आर की घात 3/2, आर की घात 3/2, या पूछ लेता परिक्रमण काल, इसमें टी स्क्वायर भी देता, तब आपका ये आंसर हो जाता आर की घात 3 के। अन्यथा क्या परिक्रमण काल है, टी तो किसके समानुपाती होता है, आर की घात 3/2 के समानुपाती होती है, आर की घात 3/2 के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, धातु के दो टुकड़ों को जल में डुबोने पर उन पर समान उत्प्लावन बल, देखो समान उत्प्लावन बल लगता है, तब क्या होता है, दे रखा है दोनों टुकड़ों का भार समान हो, तो भार से मतलब नहीं है, कब होगा उत्प्लावन बल समान, जब क्या जो भी पिंड है उसके द्वारा हटाया गया जो भार है, हटाना वाला भार क्या होगा, उसके आयतन के समान होता है, किसके, पिंड के आयतन के समान होता है, तो वो होगा आपका आंसर। दोनों टुकड़ों का घनत्व समान होगा, नहीं होता है। दोनों टुकड़ों का आयतन समान, मतलब कि आयतन समान होगा तभी क्या वो समान मात्रा में जो द्रव्य होता है वो हटाते हैं, तब वो क्या होते हैं, उत्प्लावन बल उस पर समान लगता है। नेक्स्ट, इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखना, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है। देखो आणविक संगठन अणुओं के अंदर की बात कर रहा है, उसमें ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है, ऊष्मा का संचरण उसमें होता है संवहन विधि। कौन से, संवहन, क्योंकि अणु भी क्या होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, वो ऊष्मा का क्या करते हैं, स्वयं ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, तो क्या है, संवहन विधि है ये। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस ताप स्केल का तापक्रम ऋणात्मक नहीं होता। देखो आपको पता है डिग्री सेल्सियस का ऋणात्मक होता है, फ़ारेनहाइट भी ऋणात्मक होता है, र्यूमर भी हो सकता है, लेकिन क्या है, केल्विन नहीं हो सकता। केल्विन लास्ट 0 केल्विन तक जा सकता है, और नॉर्मली 273 से लेकर 373 के मध्य ये भी क्या है, वेरी करता है, तो क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखना, एक अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस। उसकी क्या विशेषता होती है, वो प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या करता है, एकत्रित करता है। आपका ऑप्शन ए ही सही है कि ये अभिसारी लेंस होता है, उत्तल लेंस है।
जो क्या कहती है प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है, मतलब कि कन्वर्जिंग का काम है ये करता है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है जब हम समतल दर्पण से देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसका क्या कारण है भाई? आपके सामने समतल दर्पण है और आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हो, इसका क्या कारण है? प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश की कौन सी है, परावर्तन। किस पर? परावर्तन, परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट देखो, सौरमंडल में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको पार्थिव ग्रह, देखो पार्थिव ग्रह उनको बोलते हैं जिनकी संरचना पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी के समान मतलब उस पर चट्टानें पाई जाती हैं, वो ग्रह पार्थिव ग्रह हैं। तो पृथ्वी के आसपास वाले ग्रह हैं, देखो पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ये क्या होते हैं? पार्थिव ग्रह होते हैं। और जो बाह्य ग्रह कहलाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? जो बाहर वाले बाह्य ग्रह वो गैसों से निर्मित होते हैं और ये क्या होते हैं? चट्टानों से मिलकर बनते हैं, मतलब पृथ्वी की जैसे ही उनकी आकृति होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, ये क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी और चंद्रमा, देखो याद रखना पृथ्वी और चंद्रमा की बात कर रहा है कि अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपभू। किसकी? पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बताता है अधिकतम दूरी। अगर न्यूनतम पूछे तो उपभू। ये क्या होती है? ये क्या होती है? न्यूनतम दूरी। किसकी? चंद्रमा और पृथ्वी की बात कर रहा है। अगर ये बोल देता पृथ्वी और सूर्य की बात कर रहा होता तो अपसौर उपसौर में आ जाता है। क्या हो जाता है? अपसौर उपसौर में आ जाता है। तो ये क्या होती है? चंद्रमा और नहीं सॉरी पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी अपसौर और न्यूनतम दूरी उपसौर। ये तो किसकी बात कर रहा है? याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पृथ्वी व सूर्य वाली। और ये क्या होती है? पृथ्वी व चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा में आपको अपभू उपभू मिलेगा और पृथ्वी और सूर्य में आपको अपसौर उपसौर। ये क्या होती है? अधिकतम दूरी। ये न्यूनतम दूरी सूर्य और पृथ्वी की। सूर्य और पृथ्वी की ये क्या होती है? अधिकतम सॉरी चंद्रमा और पृथ्वी की अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो आपका इस हिसाब से आंसर क्या हो जाए? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रात्रि के समय चमगादड़ होते हैं, उड़ते हैं, वो किसके द्वारा संभव हुई है भाई? क्या है? क्योंकि रात को दिखाई नहीं देता है। तो क्या होते हैं? चमगादड़ होते हैं, वो एक इस प्रकार की ध्वनि पैदा करते हैं। वो क्या होती है? जो सामने जो परावर्तक है उससे टकरा कर क्या होती है? प्रतिध्वनि होती है, प्राध्वनि होती है, उसको बोल देते हैं प्राध्वनि के द्वारा। और प्राध्वनि से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, वो टकरा कर वापस उसको कुछ सेकंड का कुछ हिस्सा उसमें उसको एहसास हो जाता है कि आगे क्या है, कोई दीवार है या पहाड़ है, कुछ है, जिसके कारण वो अपना रास्ता बदल लेता है। तो कौन सी होती है? प्रतिध्वनि और प्राध्वनि दोनों हैं। इसमें दोनों घटनाएं के द्वारा वो क्या होता है? उड़ना संभव होता है। तो कौन सा होता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखो, किसी तरंग की ये क्या है? आकृति नहीं है भैया, आवर्ती है। आवर्ती 2 किलो हेर्ट्ज तथा उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है? 35 सेमी है। यह है 1.5 किमी दूरी चलने में कितना समय लेगी? देखो थोड़ा सा क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो हम क्या है दिया, क्या रहे पहले दे दिया इसने आवर्ती। क्या आवर्ती को आप एन से निरूपित इतना निरूपित करते हो? कितनी देर की है? 2 किलो हेर्ट्ज। इसको कर सकते हैं 2000 हेर्ट्ज, ठीक है। और क्या दे रखी है? लेमडा, जिसे आप क्या बोलते हो? तरंग धैर्य बोलते हो। तरंग धैर्य कितना दे रखा उसने रखा 35 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना? 0.35 मीटर। और क्या दे रखा है? ये डी दे रखा उसका, उसने 1.5 किमी यानी कि 1500 मीटर। कितना? 1500 मीटर। अब देखो हम यहाँ से वेग निकालेंगे। वेग v बराबर क्या होता है? एन लेमडा। आवर्ती और तरंगदैर्घ्य का गुणनफल वेग होता है। तो क्या होता है? आवर्ती इतनी 2000 है और ये 0.35 करोगे तो कितना आ जाएगा? 700 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा? 700 मीटर। अब देखो समय, आपको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय कितना है?
समय बराबर, आपको समय पूछा है, हम जानते हैं दूरी कितनी दूरी की और उसका वेग या चाल कितनी है। दूरी कितनी है, बोल रहा है कि 1500 मीटर की दूरी चलनी है उसको, और वेग उस तरंग की वेग कितना है, 700 है। भाग लगाओगे 2.14 सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2.14 सेकंड में वो क्या करेगा, इतनी दूरी वो तरंग कर लेगी तय। नेक्स्ट देखो, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर, देखो कितना इकाई आवर्धन, किसकी बात कर रहा है, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, किससे वस्तु की दूरी होगी। अब देखो, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, और कह रहा है कि फोकस दूरी या 20 सेंटीमीटर है, तो उसे वस्तु की दूरी पूछी गई है। इकाई आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, एम बराबर, हम मानते हैं क्या होता है, एम बराबर वी अपॉन यू होता है। वी क्या होता है, वी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उससे दर्पण से उसकी दूरी, और यू कितना है, आपका दर्पण वो बिंब कहाँ रखा गया है, किससे, दर्पण से। इन दोनों का अनुपात कितना है, 1 है। इन दोनों का अनुपात देखो, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, जब ये समान स्थिति पर बन रहा है, क्या इसका मान कितना है, 1 है, इसका मान कितना है, 1 है, तब ये स्थिति होती है उसके वक्रता केंद्र पर स्थित है। क्या है, हम मानते हैं कि वस्तु कहाँ स्थित है, जो वक्रता केंद्र होता है, केंद्र पर क्या होती है, वो स्थित होता है, स्थित होता है। ये कंडीशन आती है जब उसकी आवर्धन कितना हो, आवर्धन मतलब कि जितनी उसकी बिंब की ऊंचाई है उतना ही क्या उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो ये, तो कब ये स्थिति कब होगी, जब वस्तु उस दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। और वक्रता केंद्र आपको पता है क्या होता है, हम जानते हैं वक्रता केंद्र सी से निरूपित करते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र आर बराबर आप लिखते हो 2 इंटू एफ। आर कितना एफ कितना दे रखा है, उसने 20 दे रखा है, इसका मतलब वो 40 सेंटीमीटर स्थित है उसकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितनी है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है ना, जिसे आप वो क्या बोलते हो, वक्रता त्रिज्या बोल देते हो। वक्रता त्रिज्या आर क्या होती है, उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो क्या होता है, और वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर ही, सी पर ही स्थित है। तो आपसे वस्तु की दूरी पूछी गई है, तो कितनी है, 40 सेंटीमीटर वो दूर है। सीधा सा ही सिंपल है, लेकिन समझना यह है कि अवतल दर्पण के लिए ये स्थिति कहाँ आती है, इकाई आवर्धन की। इकाई आवर्धन की स्थिति आती है जब वस्तु किस पर हो, उसके वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं। नेक्स्ट देखो, कथन दे रखे हैं आपसे, दिए गए कथनों में से सही कथन आपसे चुनाव करवा रहा है। पहला है डॉक्टरी थर्मामीटर, तापमापी है जो डॉक्टर रखते हैं अपने पास, उसकी रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सही बात है भाई, 35 से लेकर 42 ही होता है भाई। मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है। अगर बुखार है तो क्या हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो लास्ट 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कथन क्या है, सत्य है, 35 से 42 ही होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर जो लेबोरेटरी में काम में आते हैं थर्मामीटर्स, उनमें क्या है, रेंज क्या रहती है, आपसे पूछ दिया गया है। इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्केल होती है, प्रेशर होता है उसका, ये बात सत्य है। वैसे कितना होता है, वैसे होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना होता है ये, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, -10 से 110। लेकिन ये भी क्या सामान्यतः ये भी सही है, 10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री के बीच में होता है, क्योंकि ये रेंज इसमें आती है। तो ये भी बात सही है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या है, दोनों ही कथन क्या हैं, सत्य हैं। दोनों ही कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सत्य हैं। प्रश्न है 123, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एस्टरीकरण है। एस्टरीकरण के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो सामान्य अभिक्रिया क्या होती है, सामान्य अभिक्रिया ये होती है कि कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल के साथ में जब कोई अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 किस कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में जब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ में क्रिया करता है तब क्या बनते हैं, एस्टर और वाटर बनता है। ये इसकी हो गई सामान्य अभिक्रिया। तब इसमें हमें कॉम्बिनेशन ये देखना है कि किस में कार्बोक्सिलिक अम्ल है और किस में अल्कोहल है। तो यहाँ पे देखिए आप CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है लेकिन NaOH जो है अल्कोहल नहीं है। C2H5 अल्कोहल है, ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें दोनों ही नहीं है। C2H5 अल्कोहल है और CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका मतलब यही हमारी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तब देखिए यहाँ पे प्रोसीड कैसे होगी अभिक्रिया, यहाँ से हम क्या है, यहाँ से हम यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, CH3CO C2H5। तो उस स्थिति के अंदर COO, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट पर्सन, अगला प्रश्न, निम्न में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र गलत है। सोडियम क्लोराइड Na+Cl-। तो देखिए Na+1 Cl-1, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तब सूत्र क्या बन जाएगा, NaCl। ये इधर और ये इधर, इस हिसाब से NaCl, ये सही है, ठीक है ना। गलत का पूछा है अपन को। और कैल्शियम क्लोराइड का तो देखो Ca के ऊपर क्या चार्ज आता है, +2 और Cl पर क्या आता है, -1। ये एक इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा, CaCl2, ये भी सही है। उसके बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पर जनरली ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, ये इसकी संयोजकता क्या होती है, +3, और ये क्या है, ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन पर कितनी, -2, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे। तब इस स्थिति में Al2O3 होना चाहिए इसका, लेकिन यहाँ पे AlO3 दिया है। गलत का पूछा है तो C आंसर हो जाए। मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg पर नॉर्मली कितना होते हैं, +2 होते हैं, ऑक्सीजन पर कितना होते हैं, -2 होते हैं। ये एक दूसरे कट कर देंगे तो MgO इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो ये भी ये सही है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इनके तीनों सूत्र सही दे रखे हैं। हमें गलत का पूछे हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सम्मिलित कीजिए। प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं, हमें पहचानना है कि इनमें कौन कौन से और कैसे अम्ल हैं। पहला है सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, तो इसका ये हो जाएगा। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, तो इसका ये हो जाएगा। नेटल के डंक के अंदर जो है मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं, इसका ये हो जाएगा। मतलब ये कि ए का जो है दूसरा होगा और बी का पहला होगा, सी का चौथा होगा और डी का तीसरा होगा। मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3 पहला ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन मतलब अवस्था में परिवर्तन होगा या हो सकता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो उस स्थिति में देखो, जल में साधारण नमक का घुलना, तो जल है, मान लिए ये बीकर, ये जल है, इसके अंदर मैंने क्या घोला, साधारण नमक या NaCl घोला। जब मैं इस जल को वापस उड़ा दूंगा तो NaCl फिर से मिल जाएगा। मतलब किसी तरह की कुछ, अब जो NaCl जो मैंने ठोस में लिया था, जल में डालने पर वो द्रव अवस्था में घुल गया, तो उसकी कंडीशन जो है वो घुलने या द्रव में आ गई। लेकिन वो चीज़ NaCl है, मतलब नमक का नमक ही है। फलों से सलाद बनाना, जैसे मान लिया सेब काटा, तो ऐसा नहीं है कि सेब काटने पर वो अमरूद बन जाएगा, तो वैसा भी नहीं है। तो इसमें नया पदार्थ नहीं बना, तो ये भी नहीं है। नहीं का पूछा है अपन को। जल को उबालकर वाष्प बनना, जैसे जल को अगर, जैसे इस जल के नीचे मैंने हीट दे दी इसको, तो ये क्या उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी उस स्थिति के अंदर भी जल का फॉर्मूला H2 ही रहेगा, वो जल का जल ही रहेगा। तो उस स्थिति में भी ये नया पदार्थ नहीं बना है, केवल अवस्था परिवर्तित हो रही है।
लकड़ी व कागज का जलना, जलना शब्द रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी प्रक्रम में, रासायनिक प्रक्रम में जब जलना शब्द आता है तब नए उत्पाद बनते हैं, और नए उत्पाद जिसमें बनते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है पूछा है। भौतिक परिवर्तन कागज का फटना, बिल्कुल सही है। भौतिक परिवर्तन कागज फट जाएगा तब भी वो कागज ही रहेगा, किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं, ये सही है। रासायनिक परिवर्तन बादल का बनना, बिल्कुल गलत है। रासायनिक परिवर्तन बादल का बनना, जब मैं बोलता हूं जल, जल क्या होते हैं? वाष्पीकृत होते हैं, वाष्पीकरण होते हैं जल का। प्रकाश, हवा इन इत्यादि की उपस्थिति से वाष्पीकरण होगा। ऊपर जाके इनमें क्या होता है? संघनन या कंडेंसेशन। संघनन होने की उपस्थिति में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो पास में आते हैं और जम जाते हैं, उसको बादल कहते हैं। तब उस स्थिति के अंदर भी इसका फॉर्मूला H2O रहेगा, इसका भी H2 है, इसका भी H2 है। मतलब किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बना है। जब नया पदार्थ बनता है तब उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बना, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। भौतिक परिवर्तन कपड़ों का सूखना, शर्ट सूखाई है, सूखने के बाद में भी शर्ट ही रहेगी, किसी प्रकार का नया वो नहीं है कि शर्ट सूखने के बाद में पैंट बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन में ये भी सही है। रासायनिक परिवर्तन कोयले का जलना, मैंने आपको बताया था जलना शब्द रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है। किसी भी प्रकार में या किसी रासायनिक प्रक्रम में कोई प्रक्रिया जल रही है, कोई अभिक्रिया है जिसमें जलना या दहन हो रहा है, तो उस परिस्थिति के अंदर जो है रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वहाँ पे नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो राख बनती है, तो लकड़ी और राख दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो आप याद रखना। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है जंग लगना, दहन, किण्वन, दूध से दही बनना, मेहंदी का रचना, वर्मी कंपोस्ट खाद बनना, कटे हुए सेब का भूरा होना। उसमें क्या होता है कि फेरस जो आयरन पाए जाते हैं उसकी वजह से उसका भूरा रंग हो जाता है, वहाँ पे उसमें वो फेरस की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। भोजन का पाचन भी जो है रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश का जो प्रिज्म में से गुजरना है अर्थात वर्ण विक्षेपण की घटना है, वो जो है रासायनिक भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगी। विद्युत चुंबक का बनना, नमक या जल का शर्करा में घुलना, ये सारी भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत पूछा है? ठीक है, छिपकलियां, छिपकलियां मतलब रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स या सरीसृप। तो ये क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होता है, मतलब यूरिक एसिड का अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जन करते हैं। ठीक है ना, तो यूरिया है अपशिष्ट, तो यूरिया नहीं है, जहाँ यूरिक एसिड है। ठीक है, तो ये गलत पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगले देखते हैं, मानव अपशिष्ट को जल के रूप में, ठीक है, अर्ध ठोस यौगिक, ये गलत है। तो इस हिसाब से ये भी अपना सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब 128 के अंदर आंसर ए और बी दोनों है, क्योंकि मानव जो है अपशिष्ट को जल के रूप में, अगर मानव क्या है? यूरियोटेलिक है, जो यूरिया अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं उसको यूरियोटेलिक कहते हैं। और अर्ध ठोस कैसे हो सकते हैं? यूरिया बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब से जो है यूरियोटेलिक, तो इस हिसाब से इसके आंसर ए और बी दोनों आएंगे। पक्षी जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अर्ध ठोस यौगिक। जैसे जो बर्ड्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिक एसिड का बना होता है, और जो कि क्या होते हैं? वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण के लिए होता है। तो यूरिक एसिड जो है वाटर कंजर्वेशन अपेक्षाकृत ज़्यादा करता है यूरिया की तुलना में। मछली जो है अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के रूप में, अमोनिया एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको जो है वो मछलियाँ सीधे वाटर के अंदर या समुद्र के अंदर उत्सर्जित कर देती हैं और अपने आसपास के वातावरण को जो है वो कंसंट्रेट कर देती हैं। तो ये भी करेक्ट है। अधिकांश मछलियां जो है अमोनोटेलिक होती हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु अमोनोटेलिक कहलाते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिक। ठीक है ना, तो इसके आंसर ए और बी दोनों आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत पूछा है? फिर भी यहाँ पे भी हमें गलत पूछा है। पाचन तंत्र के अपशिष्ट उत्पाद मलाशय में एकत्रित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और गुदा या एनएस द्वारा निष्कासित किया जाता है। ये मतलब ये राइट है कथन, लेकिन गलत पूछे। बड़ी आंत जो है छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है। बड़ी आंत
छोटी आंत से चौड़ी बिल्कुल सही है, और छोटी होती है बिल्कुल सही है। जो मानव के अंदर छोटी आंत है उसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर। इसकी एवरेज क्या होती है लेंथ, 6 से 7 मीटर, और जबकि बड़ी आंत है उसकी लगभग 1.5 मीटर के आसपास, लगभग 1.5 मीटर के आसपास। तो इसका मतलब ये लगभग 4-5 गुनी इससे ज्यादा बड़ी है छोटी आंत बड़ी आंत से। तो ये सही कथन हो गए, तो ये बी भी राइट है। छोटी आंत अति कुंडलित है, सही बात है। हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है छोटी आंत या इंटेस्टाइन, उसमें हजारों दीर्घ रोम या सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं जो किसका काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस को यकृत ग्रहण करता है, ये गलत बात है। तो कौन करता है, जो बाइल जूस होता है या पित्त रस जो है उसको ड्यूडेनम छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाते हैं, ड्यूडेनम कहलाते हैं। ड्यूडेनम जो है इस पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस को एकत्रित करते हैं। प्रश्न ये है कि अगला प्रश्न, पित्त रस के अंदर पित्त रस का रासायनिक संगठन या कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, तो मुख्यतः उसमें क्या पाए जाते हैं, पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्टेरोल, फोस्फोलिपिड, पित्त वर्णक भी 2 प्रकार के, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम पौधों में संपन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम पौधों में संपन्न होते हैं। केवल पौधों में संपन्न होने वाले उत्सर्जन बिल्कुल होते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता ही है, अवशोषण होता है, जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है, स्वांगीकरण असिमिलेशन ये भी होता है। तो जो अंतर्ग्रहण है, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है मुख द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण करना, तो वो ये जो है 5वां ये पादपों के अंदर नहीं होता। तो होते कौन, हमें पूछे संपन्न होते हैं तो कौन से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी आंसर हो जाएगा। अंतर्ग्रहण की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि ये जंतुओं या एनिमल्स की विशेषता होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि जो जंतु जैसे मानव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन, सबसे पहले हम इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद में उसका डाइजेशन करते हैं, उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसके बाद में उसका असिमिलेशन करते हैं, उसका मतलब फूड का। 5वां असिमिलेशन करने के बाद में उसको इजेक्शन करते हैं, इजेक्शन। तो इंजेक्शन का मतलब होता है कि भोजन को मुख द्वारा शरीर के अंदर लेना, किसके लिए, डाइजेशन के लिए, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद में असिमिलेशन, असिमिलेशन के बाद में इजेक्शन, इजेक्शन या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, इसको बोलते हैं पाचन, इसको बोलते हैं अवशोषण, इसको बोलते हैं स्वांगीकरण, इसको बोलते हैं बहिस्रावण या बाहर निकालना, अपशिष्ट को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं इजेक्शन को। अगला प्रश्न है अपना, ये आंसर इसमें बी आएगा। सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ये है कि पेशी कोशिकाएं आकार में लंबी एवं पतली होती हैं, लॉन्ग एंड थिन होती है, कारण इससे विस्तारण या एक्सपेंशन एंड संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन में सहायता होती है। तो ये बात दोनों ही सही है। आप ये सोचिए कि अगर ये छोटी होती तो जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में जो है प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से मूवमेंट अच्छी नहीं हो पाती, बैलेंस अच्छा नहीं बन पाता। तो आकार में पेशी कोशिकाएं जो है आकार में लंबी और पतली होती है, इस वजह से जो है सुचारू गमन संभव हो पाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करते हैं, इसके अंदर आएगा सी आंसर। अचारों में नमक का उपयोग परिरक्षक प्रिजर्व के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवियों को समाप्त कर देते हैं। यह आर्द्रता के स्तर को निम्न करता है, जिससे सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि में संदमन होता है, इनहिबिशन होता है। यह वायु का अवरोध उत्पन्न करता है जिससे सूक्ष्म जीवी प्रवेश नहीं कर पाते। ये सूक्ष्म जीवियों को समाप्त करने के लिए अम्लीय अवस्था उत्पन्न करता है। देखिए अचार जो है, अचारों में नमक का उपयोग NaCl का उपयोग किया जाता है।
यहाँ पे एक घटना होती है, देखो जैसे क्या होता है कि नमक जो होता है, जैसे मान लिया ये अचार है तो इसके अंदर क्या है, अगर हम नमक डाल देते हैं, जैसे नमक डाल दिया तो नमक क्या कर लेता है, इस अचार में जो पानी है, अचार जिसका बनाया है हमने, उसके अंदर जितना पानी है उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेगा। वहां पे घटना क्या होती है, इसके अंदर ओस्मोसिस की घटना होती है या परासरण की घटना होती है। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर से अचार के अंदर से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, नमक। और अगर कोई बाई चांस बैक्टीरिया या वायरस अंदर आता है तो उसके अंदर जो जल होगा उसको भी नमक एब्जॉर्ब कर लेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जल ही जीवन है, जल ही क्या है, जीवन है। अगर इस पर कोई बैक्टीरिया आके बैठा भी है तो उसके अंदर का पानी जो है नमक एब्जॉर्ब कर लेगा। चूंकि बैक्टीरिया के अंदर अब पानी नहीं रहा है तो उस स्थिति के अंदर वो बैक्टीरिया वहां पे डेथ, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर ये आर्द्रता है या मॉइस्टनेस है उसको कम कर देता है, के स्तर को निम्न कर देता है या कम कर देता है, जिससे सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि में संदमन या इनहिबिशन हो जाता है। मतलब सूक्ष्म जीव जो है वहां पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहां पे वृद्धि नहीं कर पाती। इसका मतलब ये इसका बी आंसर हो गया। सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है हरित पत्तों के अतिरिक्त अन्य पत्तों में भी पर्ण हरित होता है, इन पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। ये दोनों कथन सही है। कारण आर और अभिकथन ए दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं। कैसे, हरित पत्तों के अंदर के अतिरिक्त अन्य पत्तों में भी पर्ण हरित होते हैं। हाँ बिल्कुल पर्ण हरित होता है, लेकिन क्या होता है कि अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। पर्ण हरित के अंदर जो हरित पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, उनके अलावा भी जो दूसरे पत्ते हैं उनके अंदर भी पर्ण हरित होते हैं। लेकिन दूसरे जो वर्णक हैं, जैसे दूसरे पिगमेंट है, जैसे कैरोटिनोइड्स हैं, जैसे जेंथोफिल्स हैं, ये क्या होते हैं, वहां पे ज्यादा होते हैं। उस वजह से उनकी जो अपीयरेंस होती है वो मिक्स्ड अपीयरेंस देते हैं। वो अजीब से जैसे अलग अलग कलर देते हैं, जैसे नारंगी, लाल, पीला, हरा मिक्स, उस प्रकार से हमें पत्ते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें दूसरे जो वर्णक है वो ज्यादा होते हैं। वो क्लोरोफिल एक जिसके कारण हरा रंग होता है उसके प्रभाव को दबा देते हैं, इस वजह से। लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। तो इस वजह से कारण आर और अभिकथन ए दोनों क्या हो गए, सत्य हो गए। अगला प्रश्न है भूकंपों के विषय में, ये कौन सा प्रश्न है, भूकंपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। भूपरपट्टी में उथल पुथल के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं, गलत पूछा है अपन को। तो भूपरपट्टी या अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर उथल पुथल होएगी तब भूकंप आएगा, बिल्कुल सत्य बात है। भूकंप लेखी के उपयोग द्वारा भूकंपों का पूर्वानुमान लगाना संभव है, नहीं ये गलत है। इसका बी आंसर होगा। कैसे होगा कि पूर्वानुमान नहीं लगा सकते अपन। भूकंप लेखी या जो इसका होता है वो सिस्मोग्राफ बोलते हैं इसको। तो भूकंप लेखी के जो होता है इसको इंग्लिश में सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ये रिक्टर पैमाने पर भूकंप आने के बाद में ये पता लगाता है कि उसकी तीव्रता कितनी थी। पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते भूकंप लेखी के द्वारा। तो ये इसका गलत पूछा तो गलत है। भूकंपों की ऊर्जा रिक्टर पैमाने में मापी जाती है, सही है। भूकंप सामान्यतः अंश मंडलों में आते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित से क्या गलत है। नेत्र में अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट क्या काम करता है। ब्लाइंड स्पॉट वह स्थान होते हैं जहां से क्या होते हैं, अपनी जो दृक तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व है, दृक तंत्रिका जो होती है वो ब्लाइंड स्पॉट से मस्तिष्क के लिए जाती हैं। तो वो स्थान जो है अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। इस पर कोई दृष्टि या इस पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। गलत पूछा है लेकिन ये कथन सही है। साल का नहीं, सलाका कोशिका या रोड सेल रंग की अनुभूति करती है ना। रोड सेल जो है, रोड सेल का क्या होता है, डिम लाइट विजन या फिर ब्लैक एंड वाइट विजन, ठीक है। तो ये गलत है, गलत पूछा था, यही गलत है। आगे के ऑप्शन है नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश की मात्रा को पारितारिका या आइरिस नियंत्रित करती है। आइरिस नियंत्रित करता है किसको, आइरिस जो है,
आइरिस नियंत्रित करते हैं प्यूपिल को, प्यूपिल को, जो क्या होता है छोटा बड़ा होता है। इसकी वजह से यहाँ पे प्रकाश या लाइट की एंट्री जो है वो लिमिटेड हो जाती है, लाइट की एंट्री लिमिटेड होती है, लाइट की एंट्री को। तो नेत्र में आइरिस किसको कंट्रोल करेगा, प्यूपिल को, प्यूपिल कंट्रोल करेगा लाइट की एंट्री को। ओवरऑल जो है लाइट की एंट्री जो है नियंत्रित हो जाती है। तो नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये कथन सही है। शंकु कोशिकाएं प्रदीप्त प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। शंकु कोशिकाएं या कोन सेल्स, कोन सेल्स जो है कलरफुल विजन, कलरफुल विजन के लिए या रंगीन जो दृश्य है उनको जो है उनके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल कौन सी होती है, शंकु कोशिकाएं। ये प्रकाश जो सामान्य प्रकाश में भी कौन सी कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, वो कौन सेल्स होती हैं। तो ये हमारा आंसर था 139 का। और आज के प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।